डब्बा कॉल सेंटर इसी को ही बोला जाता है। कहते हैं ना खून मुंह लगना। हाँ हाँ हाँ, स्कैम मेरे क्रेडिट कार्ड पे भी हो चुका है। वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई अपने एम्प्लॉयज को जो है वो 1.5 लाख भी दे रहा है, कोई 5 लाख भी दे रहा है कि आपका नंबर सबसे पहले हैक किया जाता है। कोई पुलिस वाला कॉल करता है कि आपके बेटे को हमने थाने में बिठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम कॉमनर्स, एक और वीडियो के अंदर आपका वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट सलमान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे या जो हमारी वीडियो का मौजू रहेगा वो है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स दुनिया के अंदर ऑपरेट करते हैं और कॉल सेंटर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा हेल्दी ऑर्गन होता है जो कि सेल्स को लेके, कस्टमर सपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपना इनपुट देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कहीं ना कहीं कॉल सेंटर्स गलत तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं और हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं जो इलीगल कॉल सेंटर्स को टारगेट कर रही हैं। तो आज हमारा जो इस वीडियो का मौजू रहेगा वो इसी कॉल सेंटर्स को लेके, या जो स्कैम्स जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्कैम्स हो या लोकल स्कैम्स हो, उनको लेके हम बहस करेंगे और इस चीज को इन डिटेल देखेंगे कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट कर रही है और या फिर कैसे एक स्कैम कॉल सेंटर ऑपरेट होता है। तो उसके लिए मैंने आज अपने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका कॉल सेंटर इंडस्ट्री को लेके एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और क्या बाकी में कॉल सेंटर्स स्कैम्स कर रहे हैं और सारे ही कॉल सेंटर्स या तो स्कैमर्स हैं या तो इसके अंदर कुछ सही लोग भी काम करते हैं और पूरी एक फर्टर्निटी बदनाम होती है कुछ लोगों की वजह से। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है आलम। अस्सलाम वालेकुम आलम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आलम, जरा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं और कॉल सेंटर इंडस्ट्री को लेके आपका माजी क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा आपको कि आपने मुझे बुलाया। और कॉल सेंटर इंडस्ट्री तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए कॉल सेंटर इंडस्ट्री में। एंड इस हवाले से मैंने बहुत सारी कैंपेन्स पे काम किया, बहुत सारे जो कंपनीज हैं लोकल कंपनीज उनके साथ भी काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अब तक ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी ऐसे कॉल सेंटर के साथ एफिलिएटेड हुआ हूँ कि जिसमें स्कैम्स होते हों। जी। तो इसमें स्कैम्स हैं भी, पाकिस्तान में बहुत सारे कॉल सेंटर्स ऐसे भी हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं स्कैम्स के हवाले से, मगर वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो एक लोकल लेवल के ऊपर, मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं कि ताकि वो पकड़ में ना आए और ज़्यादा जो है मतलब लोग उनको जो है वो देखें ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक किसी ऐसे कॉल सेंटर के साथ नहीं जुड़ा कि जिसमें स्कैम्स होते हों। और करंटली मैं इस वक्त एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखता हूँ जापान से गाड़ियाँ वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली। सही। तो उसमें तमाम मार्केट्स में जहाँ पे इम्पोर्ट्स होती हैं गाड़ियों की, तो वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जो है वो जापान से एक्सपोर्ट होती हैं जी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। इसको कुछ लोग कॉल सेंटर भी कहते हैं मगर है नहीं कॉल सेंटर, ये थोड़ा डिफरेंट है ना इसका काम। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 16 ईयर्स मुझे हो चुके हैं। आलम, देखें अगर मैं वैसे अगर देखूं, देखें आपको भी आइडिया तो होगा, आपका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कॉल सेंटर में स्कैमर्स तो है ना? देखिए स्कैमर्स तो हर इंडस्ट्री में, सिर्फ कॉल सेंटर्स में नहीं है। बैंक्स में आप चले जाएं, बैंक्स में आपको स्कैमर्स मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाएं, वहां पे आपको स्कैमर्स मिलेंगे। तो स्कैमर्स तो हर जगह पे। और एक इदारा जो बनाया गया हो कि मतलब हमें करना ही स्कैम है जी, तो वो तो मतलब आप उसको चाहे कॉल सेंटर के उसमें ले लें, चाहे आप पब्लिक रिलेशंस में ले लें, हर जगह पे स्कैम होता है जी। तो कॉल सेंटर्स हैं ऐसे भी जो स्कैम करते हैं। तो आपको आइडिया है कि ये स्कैम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? मतलब किस तरीके से इनको लीड मिलती है, किस तरीके से ये कस्टमर को कॉल करते हैं और किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बना के या उनको इंडल्ज करके किस तरीके से उनकी डिटेल निकाली जाती है? देखें ये पूरा ना एक गैंग है। अच्छा। ये इसमें लीड्स जो हैं वो एक लीड्स प्रोवाइडर जो है वो एक
एक डिफरेंट एक कंपनी होती है, कंपनी नहीं, आप एक सर्टेन एक आदमी कह लें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ब्रेक डाउन कर लूँ। एक है जो कि लोकल स्कैम्स है, जिस तरह आपने सुना होगा बेनजीर इनकम सपोर्ट से आपका नाम आ गया है, आप अपनी डिटेल दें और इस तरीके से, या दूसरा के कोई बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से आपको आईफोन मिल गया है, ये लोकल है। और एक होता है इंटरनेशनल स्कैम्स, जिस तरह अभी आपने सुना होगा एक केस आया था अरमगान और मुस्तफा आमिर का, जो एक केस हुआ था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रेड हुई थी जिसमें पता चला एक इलीगल कॉल सेंटर स्कैम कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल कॉलिंग करते थे और वहां से कोई उनके कार्ड्स वगैरह स्वैप करते थे। दो फील्ड है, दो इंडस्ट्री कह लें आप। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनली, कि इंटरनेशनल किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है ये काम। देखिए, इंटरनेशनल भी इस तरीके से ऑपरेट करता है कि लीड्स जो हैं वो बेसिकली खरीदी जाती हैं। अच्छा, और ये देता कौन है? ये कोई भी सर्टेन एक आदमी हो सकता है जो एफिलिएटेड हो इस फील्ड से। लोकल होगा या वो बाहर होगा? देखिए, वो लोकल भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है। अच्छा, आती बाहर से ही है लीड्स। सही। लीड्स बाहर से ही आपके पास आती हैं। वो लोकल आपके पास एक आदमी के पास आएंगी, वो सारी लीड्स जो है वो आगे सबको सेल आउट करेगा। सही। अच्छा, ये लीड भी वो फ्री में नहीं खरीदते, उसके लिए वो पेमेंट करते हैं। सही। तो उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे ट्रांसफर टू देम। लीड के अंदर क्या होता है कि यार ये इतना आप इससे पैसे निकलवा सकते हो, इस किस्म की लीड होती है? नहीं, इस तरीके की लीड्स नहीं होती हैं। लीड्स इस तरीके से होती हैं कि बेसिकली इसमें कैटेगराइज किया हुआ होता है। हम लोग अगर कहीं पे भी शॉपिंग पे जाते हैं, आजकल ये अमूमन एक ट्रेंड बन गया है कि आप जाएंगे तो आपका नाम पूछेंगे, आपसे आपका नंबर लेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल उनके पास आ गई। तो अब वो सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। अब उनके सिस्टम में वो अब वॉक इन कस्टमर दिन के 2000-3000 आ रहे हैं उनके पास, फॉर एग्जाम्पल। तो 2000-3000 उनके पास नंबर जो है वो कलेक्ट हो गए। अब उसमें बहुत सारे रिपीटेड कस्टमर्स भी आते हैं कि भाई ऑलमोस्ट समझे 2000 कस्टमर्स में से 500 कस्टमर्स वो आ गए जो रिपीटेड है, सही, कि जो उनके नंबर ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये नंबर उनके पास एक डेटा पूरा कलेक्ट हो गया। सही है। अब इसी तरीके से आप फोटोस्टेट करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपके सारे फोटोस्टेट जो आप करवा रहे हैं उनके पास भी डेटा आ जाता है आपका। आप स्कैन करवा रहे हैं, आप उनके पास भी डेटा है, वो भी सेल आउट कर रहे हैं आपका डेटा। और ये जितने भी कंपनीज हैं जो आपसे नंबर्स जो है प्रोवाइड, कहते हैं कि आप नंबर प्रोवाइड करें, तो अगर आप उनको नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका डेटा सेफ नहीं है। वो कोई भी जो है आपको नहीं पता कि वो सेल आउट कर दें या वो नहीं सेल आउट कर रहे हैं, उनकी कंपनी में कोई एक ऐसा बंदा काली भीड़ है, मतलब कंपनी तो अपना एक काम कर रही है, उसमें से तो वो भी एक स्कैम है उनके लिए। सही। कि उन्होंने, उस शख्स ने उस कंपनी को स्कैम किया कि उनका डेटा जो है वो चुरा के आगे मार्केट में दे दिया, उसे एक अमाउंट उन्होंने अर्न कर लिया, फॉर एग्जाम्पल $500, $1000, वट एवर द अमाउंट इज। अब उसको कैटेगराइज करके बेचा जाता है। अब अगर बड़े मॉल्स में जाके कोई शॉपिंग कर रहे हैं और वहां पे आप अपना डेटा दे रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मॉल से एक तासुर बन रहा होता है कि आपने मॉल में शॉपिंग करी है तो आप पैसे वाले हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपका बिल जो है फॉर एग्जांपल 30,000 बिल है आपका, आपसे नंबर लिया, आपकी डिटेल्स वगैरह ली, वहां से आपका जो है डेटा आगे मार्केट में स्लिप आउट होता है। तो उसमें पता चलता है कि भाई आप वेल्थी हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसा भी है। तो उनको एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई ये कैटेगरी जो है इनके पास पैसा है मौजूद। तो फॉर एग्जांपल उनके पास लीड्स आई और लाइक 10,000 कस्टमर्स। ये इंटरनेशनल अगर बात हो रही है तो आप 10,000 कस्टमर्स यूनाइटेड स्टेट्स में ले लें या यूरोप में ले लें, कहीं पे भी, कनाडा वगैरह, आप कहीं पे भी देख सकते हैं, उनका डेटा स्लिप आउट होता है। सही। अब वो ऑल ओवर कनाडा, ऑल ओवर यूएस जो है वो कॉलिंग करेंगे। अब वो प्रिडिक्टिव डायलर के ऊपर वो सारी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर देंगे और वो ऑटोमेटिक डायलिंग होती रहेगी। सही। चलिए, मैं डायलर के ऊपर भी आऊंगा। अच्छा, ये लीड्स खरीद ली, अब उसके बाद लीड्स आपके पास कॉल सेंटर के पास आ गई। अब वो कॉल सेंटर यहाँ पे कैसे ऑपरेट करेगा? कौन सी ऐसी उसको रैप करेगा, किस पिच के अंदर कस्टमर को कन्विंसिंग लगे कि हाँ यार अब मैं अपनी डिटेल्स और अब फर्दर दूं, तो आगे किस तरीके से चलता है ये? देखें, कहते हैं ना कहते हैं कि जब तक जो है बेवकूफ जिंदा है तो अक्लमंद जो है भूखा नहीं मरेगा। सही बात है। तो इसी तरीके से जो है हमारे मुल्क में ही नहीं, बाहर भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्कैम हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पिच इस तरीके से डिजाइन होती है, दो चीजें, एक लालच, ग्रीड और फियर,
इन दो चीजों को टारगेट करता है कॉल सेंटर। तो देखिए- आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं, मतलब आप, मैंने जो कॉल सेंटर के जितना मैंने रिसर्च करी देखा या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सारी डिटेल्स निकलवा लेते हैं यार। देख, डिटेल्स निकलवा लेते हैं, बिल्कुल सही आप कह थोड़ा रहे हैं। ऑपरेशन बताएं कि किस तरीके से ये कैसे पूरा ऑपरेट करता है। देखिए- मतलब लीड आ गई, अब कॉल मिला रहे हैं। देखिए, पिच होती है बेसिकली। सही। आपने एक बिलफर्ज मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैंने कॉल सेंटर खोला कि मुझे स्कैम करना है और एक हेल्दी अमाउंट का स्कैम करना है। तो हेल्दी अमाउंट में कैसे स्कैम कर सकता हूँ? हेल्दी अमाउंट क्या होती है आपकी नजर में? मतलब अगर आप यूएस डॉलर्स में चले जाएं, $50,000 $60,000, या आप अगर एक ऐसा मतलब वो रनिंग में रखना चाहते हैं कि मतलब आप पकड़े ना जाएं, तो उसके ऊपर फिर वो $2,000-3,000 जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर। $3,000 बिल्कुल होते हैं, चार्ज करवाते हैं लोग। किस बेसिस पे करवाते हैं, मतलब उनको कैसे? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी पैसे ऐसे फ्री में किसी को नहीं देता, बिल्कुल कोई ना कोई सर्विस वो ले रहे होंगे तभी जो है वो उनको वो चार्ज भी करवा रहे हैं वो। तो स्कैम यही होता है कि उनको कहा जाता है कि आपको सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, मगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। सही। फॉर एग्जाम्पल आप कैंपेन्स आप देख लें, लोअर एलआई है, एलआई बेसिकली लोअर इंटरेस्ट रेट, या आप उसको जो है दूसरे उसमें कह सकते हैं डेट कंसोलिडेशन। तो ये दो टर्म्स जो है इस्तेमाल होती हैं एलआई के लिए। ये कैंपेन है बेसिकली एक, और यूएस में ज्यादातर ऑपरेट होती है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि आपका जो भी फाइनेंशियल आपका मामला चल रहा है बैंक से, तो अगर आपका डेट उस पे है तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो लो करवा के दे देंगे। अच्छा, ये इंडस्ट्री फेक भी है और ये जेन्युइन भी है। डेट कंसोलिडेशन के तो बकायदा तौर पे लॉयर्स होते हैं बाहर, तो बकायदा तौर पे उनकी जो सारी ट्रांजैक्शन ही बिल्कुल कार्ड्स होती हैं। तो ये बेसिकली जो कैंपेन होती है ना, ये लॉयर के थ्रू जो है वो आती है। जो यूएस में लॉयर्स हैं वो फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे कैंपेन दे दी कि आलम मैं आपसे जो है मतलब मैं ये काम करता हूँ और आप जो है लोकली जो है वहां से बैठ के यूएस में कॉलिंग करें और यूएस से कस्टमर्स मुझे फॉरवर्ड करें। सेल्स हो गई एक तरीके से। आप क्लाइंट्स कह लें कि क्लाइंट्स आपने लॉयर को आगे प्रोवाइड कर दिए। बिल्कुल। तो अब लॉयर जो है उन्हें कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके उनका जो भी फाइनेंशियल जो भी मैटर है वो फाइनेंशियल मैटर जो है प्रॉपर तरीके से उसको टेक केयर करेगा। सही। और उसके अगेंस्ट वो एक फीस लेगा लॉयर, उसके अगेंस्ट वो फीस लेगा जो, और ये लॉयर बैठा हुआ है यूएस में। सही। अच्छा, वो फीस जो है हम कस्टमर से जिस वक्त बात कर रहे होते हैं, जब हमारी बात होती है हम डेट देख लेते हैं सारा सब कुछ। अच्छा, एक कैलकुलेशन लॉयर ने हमें प्रोवाइड की हुई है, तो हम उन्हीं चीजों को देखते हुए काम कर रहे होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपका डेट है $10,000 का। सही। तो लॉयर ने कह दिया कि अगर $10,000 का जो है वो डेट है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 12% है, सही, या 13%, तो मैं उसके ऊपर इतनी फीस जो है वो चार्ज करूंगा और मैं इसको जो है 12% से मैं इसको करवा दूंगा 2% या 3%। राइट हो गया। तो अब वो एक साल के लिए वो फिक्स रहता है, मगर उसमें भी ये होता है कि अगर आपने पेमेंट्स मिस कर दी, अगर कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने वो पेमेंट मिस कर दी बैंक की कि उसने मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करवाई, तो उस सूरत में इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है। अब फिर वो अगर मिस मुस्तकिल करते रहेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट रेट दोबारा 12 से भी बढ़ सकता है। सही। तो मतलब ये एक लीगल चैनल है। ये लीगल चैनल है, ये लीगल चैनल है। स्कैमर कैसे बीच में आता है इसमें? देखिए, स्कैमर इस तरीके से आता है, मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मैं सेम काम करूंगा, मैंने कॉलिंग करी, सब कुछ किया। कॉलिंग करने के बाद जो है मैंने कस्टमर को बोला कि मैं आपको चार्ज करूंगा। अब चार्ज तो मैं करूंगा, मगर वो जो चार्ज है वो मेरे और यूएस में जो मर्चेंट है उसके बीच में, मर्चेंट आगे किसी को पे नहीं करेगा। जो लीगल चैनल है, लीगल चैनल में मैं कस्टमर से कन्वर्सेशन में हूं, कस्टमर से मैंने कहा कि मैं आपको चार्ज करूंगा, वो अमाउंट मैंने चार्ज की। फिर मर्चेंट आया, मर्चेंट ने वो अमाउंट चार्ज कर ली। जब मर्चेंट के पास वो पैसे आ गए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मर्चेंट, आप किसको बोल रहे हैं? मर्चेंट बेसिकली होता है जो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ओवरसीज ट्रांजैक्शन जो है वो उस मर्चेंट के थ्रू होती हैं कि मर्चेंट जो है वो पैसे चार्ज करेगा। मतलब मैं कंपनी के लिए पेपॉल को मर्चेंट समझूं? पेपॉल तो आप नहीं कर सकते, पेपॉल तो नहीं होगा। ये बेसिकली लोकल मर्चेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप या मैं, हमने बैंक के साथ जो है एक बिजनेस अकाउंट खुलवाया हुआ है, और मैं कस्टमर के लिए जो है पैसे चार्ज कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ
एनी सर्टेन ये पैसे Client. चार्ज कैसे होते हैं? थ्रू कार्ड? थ्रू बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स, सही सही। तो कस्टमर से बैंकिंग डिटेल्स ही हम पूछते हैं कि हमें आप अपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं, सीवीसी नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड, नेम आलम, मेंशन यहाँ ऑन द पे दो क्रेडिट चीजें कार्ड। आ गई ना। देखें, मैं किसी भी सूरत में, चाहे लीगल चैनल हो चाहे इलीगल चैनल हो, किसी भी सूरत में किसी कस्टमर की ये डिटेल्स नहीं ले सकता। सही है। बिल्कुल तो लीगल चैनल के अंदर तो मेरे ख्याल में सेल्स फॉरवर्ड होती होंगी। जी। ये तो मतलब एक तरीके से एक अपॉइंटमेंट बुक करा के आगे आपने दे दिया, बाकी वो जाने जो उनका एडवाइजर है, और जी। क्लाइंट जाने। अब देखें, लीगल में भी आप लीगल जो काम कर रहे हैं, आपने कस्टमर से उसकी बैंकिंग डिटेल्स ले ली, आपने सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लिया, आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गई। अब आप उस कस्टमर को लाजमी नहीं है कि आप यहीं पे जो है चार्ज करवा रहे हैं, वो कहीं और भी चार्ज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल वो किसी इलीगल मर्चेंट के पास चले गए जो इलीगल ट्रांजैक्शंस करता है, आपने वहां पे चार्ज करवा दिए। अब वो आपने क्या चाहा कि आपने चाहा कि ये जो फॉर एग्जांपल $2000 है, ये पूरे $2000 जो है इसका एक मेजर अमाउंट जो है वो मुझे मिल जाए। सही से। फॉर एग्जांपल मुझे 80% मुझे मिल जाए, 20% जो मर्चेंट रख ले, या 40% मर्चेंट रख ले, फिर 60% मुझे मिल जाए। तो ये इलीगल मतलब ट्रांजैक्शन, मर्चेंट भी मिला हुआ है, मर्चेंट भी मिले हुए होते हैं इलीगल और ट्रांजैक्शन मर्चेंट बैठे हुए यूएस में। यूएस में। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान ही इसमें इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो यूएस के थ्रू है, क्योंकि मर्चेंट जो है वो यूएस में, यूएस बेस्ड मर्चेंट, यूएस बेस, या यूरोप में है, यूरोप में हो सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। वो आगे वहां से अपना पैसा किस तरीके से आगे भिजवा रहे हैं वो उनको पता है, कि वो लोकली पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, जिस तरीके से भी पे कर रहे हैं, वी डोंट नो। डब्बा कॉल सेंटर इसी को ही बोला जाता है। देखिए, डब्बा बेसिकली ना हर फील्ड की ना एक लैंग्वेज होती है। सही सही। कि आप जैसे हम लोग कभी बैठे हुए हों और किसी को हमने बेवकूफ बनाया हो, तो हम कहते हैं कि हमने उसको बना दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। सही है। तो क्या बनाया है उसे, क्या बनाया है उसे, तो ये ही डब्बा है। सही सही सही। ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ये डब्बा कहलाता है। सही। कुछ नहीं दिया, कार्ड आपको मिला या नंबर कहीं से आ गया, डायरेक्ट मर्चेंट पे स्वैप करा दी जी, और पैसे उसके डिडक्ट हो गया जी। सही। अच्छा देखिए, इसमें जो यूएस में जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है जिससे आप चार्ज कर रहे हैं, वो इसको जो है दोबारा जो है वो रिवर्ट भी करवा सकते हैं पेमेंट को। सही। जो चार्ज बैक का एक विंडो होती है 45 डेज की। बिल्कुल। तो 45 डेज के अंदर वो चार्ज बैक भी हो सकता है। अब होता यही है डब्बा, जो वो चार्ज करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में 1000 कार्ड जो है उन्होंने वो चार्ज करवा दिए, फॉर एग्जांपल $1000, तो $1,00,000 वो एक दिन में हो गए। अब $1,00,000 में से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने फौरन जो है वो नोटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल 500 कस्टमर्स ने नोटिफाई कर लिया कि ये गलत चार्ज हुआ है, मैंने चार्ज नहीं किया। वो फौरन बैंक का कांटेक्ट करेंगे, वो कहेंगे मैंने चार्ज नहीं किया, वो रिवर्ट हो जाएगी पेमेंट। सही है। 500 कस्टमर्स ये निकल गए। फिर उसमें से 200 कस्टमर्स जो है उनको 30 दिन बाद याद आ रहा है, 20 दिन बाद, जब भी याद आया तो उन्होंने 45 डेज के अंदर अंदर करवा लिया। अब स्कैम उनके साथ होता है जिन्होंने 45 डेज तक जो है वो नोटिफाई नहीं किया। सही सही। कि बिलफर्ज आपके पास मैसेज आया आपके मोबाइल पे कि आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है 20,000 की, मगर आपने नहीं की। अगर आपने फॉरेन बैंक को कांटेक्ट किया और फॉरेन बैंक से रब्ता करके उन्हें बता दिया कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो उस पर कोई लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। पेमेंट रोल हो जाती है। पेमेंट रोल होती है, फिर उसको ट्रैक किया जाता है कि पेमेंट कहाँ गई है। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर कॉल सेंटर्स ये भी तो काम कर रहे हैं ना, वो 45 डेज तक पहले कस्टमर का कार्ड चार्ज करते हैं, फिर 45 डेज तक कस्टमर को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, और 45 डेज तक वो इंडल्ज करके रखते हैं कि उसका चार्ज बैक टाइम पीरियड वो गुजारना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी प्रैक्टिस है, ये भी होता है कि आप कस्टमर को एंगेज करके रखें कि हम ये लोकली जो हम जैसे मेरे पास भी एक डेबिट कार्ड है, स्कैम मेरे क्रेडिट कार्ड पे भी हो चुका है कि जो कहीं पे ना इलीगल और अनऑथराइज चार्ज हुआ था और मुझे पता भी नहीं। तो ये कार्ड की डिटेल्स कैसे निकल जाती हैं? देखें, आपका कार्ड आप जो है वो दे रहे हैं स्वैप करने के लिए 10 जगहों पे, आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या जो है मैकेनिज्म है, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। बिलफर्ज आपने किसी को कार्ड दिया है चार्ज करने के लिए, मगर बैक हैंड पे जो है वो कैमरा भी लगा हुआ है,
अब उसने कार्ड हाथ में लिया, हाथ में लेके उसने यूं रखा हुआ, तो कैमरे में वो रिकॉर्ड हो रहा है। सीबीसी भी देख लिया। सही है, उन्होंने वो पकड़ा इस तरीके से कि फ्रंट से पूरा वो दिख जाए, फिर उन्होंने बैक के ऊपर पकड़ के यूं देख लिया, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग हो गई कैमरे में, सही आपकी कार्ड की डिटेल्स उनके पास आ गई। ये भी बिकता है। अच्छा। ये हर जगह पे नहीं होता, मतलब जो स्कैमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे कैशियर हूँ और मैं स्कैमर हूँ, तो मैंने इस तरीके से कुछ सेटिंग की हुई हो कि मैंने बैक हैंड पे जो है कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल किया हुआ हो कि मेरे पास आपका कार्ड आया, मैंने यूं पकड़ के यूं रखा हाथ में, फिर बैक पे यूं कर लिया, वो तो रिकॉर्ड हो गया, मेरे पर रिकॉर्डिंग आ गई है। दिन में मुझे 50 कार्ड मिले, 50 में से मैंने 30 को जो है वो चार्ज किया, फिर मैंने 20 पेंडिंग में रखे, 20 को मैंने कभी चार्ज कर लिया। तो इस तरीके से ये बिजनेस जो है वो कर रहे होते हैं, तो ये टोटली स्कैम होता है। टोटली स्कैम। तो आलम, ये मुझे एक बात बताएं कि हम जब ऑनलाइन चार्ज करने जाते हैं तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये वेरीफाई करो, वो वेरीफाई करो, तब जाके ट्रांजैक्शन होती है। इन स्कैमर्स की हो जाती है। मतलब ऐसे कौन से मर्चेंट या ऐसी कौन सी मशीनों पे कार्ड स्वैप कर रहे हैं कि वो ओटीपी भी बाईपास कर रहे हैं? देखिए मैं ये आपको बताता हूँ, आपकी बेसिक कॉलिंग भी बाईपास, जो एक कॉल आती है बैंक की तरफ से कि भाई आपका कार्ड चार्ज हो रहा है, उसको भी बाईपास करें, क्या कर रहे हैं ऐसा? देखिए होता इस तरीके से है कि आपका नंबर सबसे पहले हैक किया जाता है। आपका नंबर हैक हो गया, अब वो नंबर, अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले मैसेज आया, सही कि मेरे चाचा का मैसेज आया कि बेटा मुझे पैसों की जरूरत है और अगर कुछ हो सकते हैं पैसे तो मुझे पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दो। सही। तो मैं सो के ही उठा था सर, तो मैंने देखा नहीं। अब मैंने कहा थोड़ा वेट करता हूँ, मैं बात कर लूँ पहले फिर करूँगा। मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल भी नहीं उठा रहे। फिर मैंने मोबाइल दोबारा मैंने मतलब यूज़ करना शुरू किया, तो व्हाट्सएप पे हमारा जो फैमिली ग्रुप है, फैमिली ग्रुप के ऊपर मेरे छोटे भाई का मैसेज आया हुआ कि वो चाचा के नंबर से कोई भी मैसेज आए या कॉल आए तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा, उनका नंबर जो है वो हैक हो गया। अच्छा। अब मेरे फॉर एग्जांपल उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, उन सब कॉन्टैक्ट्स में जो है उन्होंने मैसेजेस चलाए नंबर देखते हुए कि फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम सेव किया हुआ हो और मेरे अब्बू के नाम से। अब लाजिमी बात है जब आपके पास वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई, आपको पता चल गया भाई भतीजा है। सही। तो वो बेटा करके बात कर रहे हैं, किसी से दोस्त करके बात कर रहे हैं। ऐसे तो पाकिस्तान में बहुत स्कैम चल रहे हैं। बिल्कुल, वो ये हो रहे हैं। फेसबुक हैक हो जाते हैं और लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि यार मेरे फलाना को पैसे ट्रांसफर कर देना, मैं आपको भेज रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता और फिर वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू एक जाली स्लिप दे देते हैं। ऐसा ही होता है कि आपने पैसे ट्रांसफर करवा दिया, अब आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर रहे हैं किसी को। मतलब वो यूएस वालों को बना के ये लोग पाकिस्तान में आ गए। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड होता है स्कैम। अगर आप सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान में है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये यूएस में भी होता है, ये कनाडा में भी होता है, ये इंडिया में भी हो रहा है। इस पे तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं जो कि लोकली जो है मतलब स्कैम हो रहा है। यूएस में भी मूवीज बनी है। हाँ ना, हम पाकिस्तान को लेके इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि यार ये कॉल सेंटर्स यहीं पर ही चल रहे हैं। सही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लाइसेंस दे रही हैं, जो कि विजिट करती हैं। एक कॉल सेंटर में जेन्युइन कॉल सेंटर भी खोलने जाऊं तो मुझे कितनी जगह से तो अप्रूवल लेनी पड़ती है, मुझे वाइट लिस्टेड आईपीज लेनी पड़ती हैं कि भाई मुझे अपना वॉइस का डाटा निकालना है। तो इस बीच में ये कैसे आ जाते हैं? मतलब ये किस तरीके का, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है या फिर ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं यार? बिल्कुल नाक के नीचे इदारों के काम कर रहे होते हैं। देखें, आपने अगर एक कॉल सेंटर खोलना है और आपको एक ऐसा कॉल सेंटर खोलना है जो आपको पता है कि लेजिट है, इसमें प्रॉपर जो है मुझे काम करना है, सब कुछ लीगल होगा, तो आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जहां तक मुझे पता है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर आपने वाइट लिस्टेड आईपीज लेनी पड़ती हैं, ऐसे जो कि आप किसी बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर से लेते हो, वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। फिर कि आपके पास आपने ये अपना जो आप प्रिडिक्टिव डायलिंग, जो ऑटोमेटिक डायलिंग होती है, वो आपने बताना पड़ता है कि भाई मेरी महीने की इतनी कॉलिंग होनी पर। फिर आपने बहुत जगहों पे, बहुत केसेस में आपने अपना वाइप, जो आप वॉइस यूज कर रहे होते हो, जिससे भी जो वाइप प्रोवाइडर होता है, आपने उस तक की डिटेल्स बतानी पड़ती है। मतलब इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं एक लीगल कॉल सेंटर चलाने के लिए। ये इलीगल, इसी में इलीगल में देखिए ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है,
अगर किसी को लीगल एक कॉल सेंटर खोलना है वो सब फॉलो करेगा गवर्नमेंट के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं। और गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि ये स्कैम्स ना हो पाए, मगर फिर भी हो रहे हैं। अब बिलफर्ज मुझे अगर स्कैम करना है तो मैं ये चीज देखूंगा कि गवर्नमेंट किस चीज को टारगेट कर रही है, और ये लोग यहाँ पे वर्किंग कर चुके हैं। पाकिस्तानी जो है चीज बनने से पहले उसका तोड़ निकाल लेते हैं, तो वो पहले ही तोड़ उसका निकाल चुके थे। गवर्नमेंट ने वाइट लिस्टेड आईपीज इसीलिए की क्योंकि वॉइस ट्रैफिक जो जाएगा उसके बंडल्स जो हैं वो सबसे हैवी होते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि यहाँ से जो है वो वॉइस कॉलिंग होती है, तो वो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और वो उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। अब अगर मुझे ऐसा कॉल सेंटर खोलना है जहां पे स्कैम करना है मुझे, तो मैं एक राउटर के ऊपर मैक्सिमम जो है 2 से 3 लोग जो है वो कनेक्ट करूंगा, ताकि बंडल्स जो है बहुत हैवी ना जाए। या 2 लोग, मैंने आपके घर में इंटरनेट है, राउटर लगा हुआ है, अब अगर 2 कनेक्शन उसके ऊपर हुए हैं और 2 नंबर से कॉलिंग हो रही है, तो वो 2 नंबर जो है वो ट्रैक नहीं हो सकते, क्योंकि घर में लगा हुआ है। घर में भाई बहुत सारे मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो उससे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कोई हो सकता है कॉल कर रहा हो, मैं कॉल कर रहा हूं, आप कॉल कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती। क्यों? वो बहुत छोटे बंडल्स हैं। मगर जो कॉल सेंटर है 100 लोग बैठे हैं और वो सब कॉल्स पे लगे हैं, तो उसका डेटा तो लाजमी बात है, जो बंडल्स दिख रहे हैं कि एक हाई स्पीड जो है वो यूज हो रही है इंटरनेट की, तो गवर्नमेंट को वो पता होती है। अगर यही काम मैं घर पे बैठ के कर लूं कि मैं 10 लोगों को जो है बिठा दूं एक राउटर पे, तो उसके ऊपर मैं फिर पकड़ में आऊंगा। क्योंकि चंक्स में बिठाते हैं, मतलब एक ही उसके अंदर बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन ले लिए, दो पे बिठा दिया, ऐसा ही मुख्तलिफ स्कैमर्स है ना, उन्हें पता है। सही मुख्तलिफ वेंडर्स के ले लिए। पकड़े कैसे जाते हैं ये, जो अभी आपने देखा होगा कि FIA ने बहुत ज्यादा रेड करी है? टिप्स हो सकती हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो जो वो टिप ऑफ कर दे कि भाई इस तरीके से हो रहा है, ये भी होता है। या फिर जो अमाउंट आपके पास ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक में, वो जो है आपकी मॉनिटर हो रही है कि आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके पास सारी आपकी लॉ इन्फॉर्मेशन, लॉ जो है आपका वो सब कुछ देख रहा है, तो वो मॉनिटर कर रहे हैं। अब उसमें अगर वो देख लेते हैं तो वो नोटिफाई हो जाते हैं। अच्छा आलम, मुझे एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल आजकल जो हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी कैंपेन है जो कि बड़ी हॉट है इस स्कैम को लेके? देखिए, मुझे तो काफी अरसा हो गया ये कॉल सेंटर की इंडस्ट्री छोड़े हुए, तो इतना तो मुझे अभी नहीं पता, मगर जहां तक मुझे पता है LI जो है वो कुछ लोग जो है वो उसको स्कैम के तौर पे चला रहे हैं। बहुत सारे लीगल भी चला रहे हैं जो लॉयर्स के थ्रू जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लीगल भी हैं, मगर कुछ हैं जो कि इलीगल वर्किंग कर रहे हैं। उस पर LI है, या आप ट्रैवल की एक पहले कैंपेन थी, मुझे नहीं पता वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ट्रैवल पैकेज देते हैं कि आपका जो है वो गिफ्ट निकला है, आप फना जगह गए थे, कूपन भरा था आपने। तो वो कैंपेन है। सही। तो इसी तरीके से ये कुछ कैंपेन्स हैं जिसके ऊपर जो है स्कैम होता है। USA वाले भी बाजों का हैरान होते होंगे कि अचानक से शाम के सुबह के 9 बजते के साथ ही USA की आबादी क्यों बढ़ जाती है? अचानक से पाकिस्तानी कितने एलेक्स, पीटर, जॉर्ज सारे एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, उन्हें भी ये पता होता है। देखिए, लाजिम बात है, मैं हूं या आप हैं, हमारे एक एक्सेंट है, तो जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो पहचान जाते हैं कि भाई ये नेटिव स्पीकर नहीं है। सही। ये US का रहने वाला नहीं है, ये कोई बाहर से कॉल कर रहा है। कुछ होते हैं जिनका एक्सेंट होता है ऐसा, जो उनका एक्सेंट ही जो है वो अमेरिकन या यूरोपियंस की तरह होता है, तो वो उनसे फिर वो बात करते हैं फिर उसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा XYZ पे कार्ड चार्ज हुआ, मैंने बैंक को कॉल करी, मैंने बोला यार ये XYZ पे कार्ड चार्ज हो गया है, ये गलत कार्ड चार्ज हुआ है। मर्चेंट है ना वो XYZ। अब ऐसे 10 कंप्लेन जाती होगी तो मर्चेंट तो ब्लॉक हो जाता होगा, मर्चेंट बंद हो जाते हैं। इनको कैसे पैसे मिल रहे हैं? क्या किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि यार इनके मन को क्या मर्चेंट मिले जा रहे हैं? देखिए, एक मर्चेंट जो है ना, बिलफर्ज मैं मर्चेंट हूं, तो मैंने एक बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ। मेरे पास जो है कम से कम 200-300 बैंक अकाउंट्स हैं, फेक IDs पे भी हैं,
मेरे फैमिली के नाम पे भी हैं, सबके नाम पे। अब वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। मतलब कुछ तो रैप करके बेचते होंगे ना कहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो चलो सेल्स देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंट की। अब यूएसए में बैठा हुआ है मर्चेंट, यूएसए के कानून तो बहुत सख्त है। आप ऐसे तो कोई चीज ही नहीं बेच सकते ना, उसको तो दिखाना पड़ेगा, उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा, वरना तो कस्टमर उसको बहुत बड़ा देखिए जिस तरीके से हम पेनल्टी देगा, जिस तरीके से हम यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं, यूएस में वो लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट को स्कैम कर रहे हैं। तो स्कैमर्स वहां पे भी मौजूद हैं, वहां पे भी वो स्कैम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेवल की पिच करता हूँ कि भाई आपका ये नाम निकल गया, आप चले जाओ, और मैंने कार्ड स्वैप करवा दिया, देखिए कस्टमर को तो कुछ भेजूंगा ना, मैं कुछ तो चीज दूंगा उसे कि यार वो तो ठंडा हो जाए कि हाँ यार उसमें ये, मतलब मर्चेंट कुछ तो दिखाएगा ना कि यार मैंने से ये भेजा था, सिग्नेचर लेगा कि हाँ यार कुछ चीज ऐसे डिलीवर की है मैंने। देखिए ट्रैवल में ऐसा होता नहीं है कि आप कस्टमर से ना कार्ड लें, वो आपसे उन्हें ये कहते हैं कि आप फना जगह पे फना होटल में चले जाएं और आपके लिए हम जो है वो डिनर अरेंज कर रहे हैं, फिर वहां पे कंपटीशन होगा, ये होगा XYZ, उसमें जो है कुरानदाजी होगी, आपको जो है फिर वो उसमें नाम निकलेगा। तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, वो कस्टमर को अपनी तरफ बुला रहे हैं और वो डबल बिल चार्ज कर रहे हैं उन्हें। एक चीज अगर $10 की है तो वो उसके लिए उसको जो है $30 चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने खा पी लिया, जब खा पी चुके उसके बाद बिल आ रहा है, वो बोलेंगे भाई मुझे तो इनवाइट किया गया था। तो बोलेंगे नहीं सर आपको इनवाइट किया गया था मगर उसमें बिल था। तो ये उन्होंने स्कैम किया। मतलब असल तो फिर स्कैमर्स वो हैं और हम थोड़े पैसों में, हम सिर्फ उनके लिए ऑपरेट करते हैं, थोड़े पैसों में लेबर मिल जाती है उन्हें, और हम ये समझते हैं कि यार हम तो स्कैम कर दिया यार, डॉलर में पैसे आ रहे हैं। बेसिकली स्कैम जो है वो यूएस में होता है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो है हम जैसे आप जैसे लोग जो है वो सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्स यहाँ की है, लेबर यहाँ की है और असल दिमाग उनका ही है। बिल्कुल। यार स्कैमर की बात कर ले, कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो स्कैमर बन रहा है, इसकी रूट कॉज क्या है? क्या लालच है, जॉबें नहीं है, क्या ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री की तरफ, और खास तौर पे इस इंडस्ट्री के अंदर इस स्कैम की तरफ जा रहे हैं? देखें इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये ज्यादातर स्कैम जो है वो उन ममालिक में हो रहे होते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है वो काउंट होते हैं। पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काउंट होता है, तो यहाँ पे भी जॉब्स जो है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अब ऑब्वियसली बात है, एक लड़का जो है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होके निकल रहा है, इंजीनियर बन के वो निकल रहा है, जब वो मार्केट में निकलता है उसे जॉब नहीं मिल पा रही। आपको कितने इंजीनियर्स ऐसे मिलेंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है? इंजीनियर्स क्या, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, चलो डॉक्टर हो गए तो फिर भी कहीं ना कहीं लग जाती है मगर बहुत सारों की नहीं भी लगती। वो फिर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं, वो क्लिनिक चला रहे होते हैं। तो अब इसी तरीके से जो स्टूडेंट एक पास आउट होके यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, उसको जब जॉब नहीं मिल रही तो उसको जहां पे भी जॉब मिलेगी वो जॉब करेगा, चाहे बेशक वो उसकी फील्ड की हो या ना हो। अब जब वो किसी ऐसी गलत जगह पे फंस जाता है कि जहां पे स्कैम हो रहा है और उसको उसकी भी अर्निंग एक हैंडसम अर्निंग हो रही है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि भाई मेरा तो घर चल रहा है ना, इससे मैंने अपने घर वालों को जो है कंफर्ट जोन में रखा हुआ, मेरा घर चल रहा है, बेशक वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। एक स्कैमर कितना कमा लेते हैं कॉल सेंटर से? एक ऐसी देखिए हर किसी का बताएं कि मैं स्कैम करने लग जाता हूँ, तो हर किसी का जो है वो डिफरेंट एक मॉड्यूल है। कोई अपने एम्प्लॉयज को जो है वो 1.5 लाख भी दे रहा है, कोई 5 लाख भी दे रहा है, कोई 10 लाख भी दे रहा है। जितना बड़ा जो है वो काम लेके आएंगे उतनी बड़ी पेमेंट वो लेके जाएंगे। लाजिमी बात है अगर 10 लाख रुपए वो दे रहा है तो उसने 50 लाख रुपए कमा के दिए होंगे, तो उसमें से 10 लाख रुपए दे रहा है। रियलिटी है। हाँ बिल्कुल है। और कॉल सेंटर कितना कमा रहे हैं, स्कैम कॉल सेंटर? देखिए स्कैम कॉल सेंटर तो वो अगर 50 लाख फॉर एग्जांपल मैंने कमा के दिए हैं और मुझे 10 लाख उसमें से मिल रहे हैं, सही, तो 40% उनको मिल रहा है। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। महीने के अंदर एक एजेंट निकाल देते इतने पैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अब जो बड़े कॉल सेंटर्स हैं, एक फॉर एग्जांपल एक एजेंट है जिसको इंडस्ट्री में 5-6 साल हो चुके हैं,
वो सारे अप एंड डाउन जो है वो देख चुका है, सारी चीजें देख चुका है, उसके पास स्किल्स भी ऐसे हैं जो वो मार्केट में सस्टेन कर सकता है। अब वो लाजमी बात है, अगर मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैं दिन में कम से कम 5 से 10 सेल्स जो है वो कर रहा हूं। 10 सेल्स आर मोर देन इनफ। कोई अगर 1 या 2 सेल भी करके दे रहा है, महीने की 30 सेल्स वो कर रहा है। वो लीड जनरेशन भी होती है ना, कस्टमर से बात की उसने, फिर कॉल बैक का बोल दिया, फिर देखिए ये पूरा एक प्रोसेस है, ये हर किसी का एक डिफरेंट प्रोसेस है। कहीं पे जो है वो कस्टमर ने कहा कॉल बैक करने के लिए तो वो छोड़ भी देते हैं, कहीं पे जो है वो दोबारा फॉलो अप करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है और हर किसी का जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है, हर किसी की डिफरेंट जो है वो उन्होंने स्केल बनाया हुआ है कि हम आपको इतना पे देंगे अगर आप हमें ये अचीव करके देते हैं। तो बेसिकली आप कह लें कुछ स्पिफ्स भी होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं कि भैया अगर आज किसी ने जो है 5 सेल्स कर दी तो मैं कैश दूंगा 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए आपको एक दिन में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं। कोई मेहनत करते करते जो नहीं भी कर रहा, जो जीरो पे रहता है, वो भी मेहनत कर रहा है, उसमें अगर वो एक भी निकाल लेता है तो वो सेल है। मगर वो 5 तक तो नहीं आया तो 50,000 रुपये उसके नहीं हुए। तो इसी तरीके से 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि 10 होंगे जिन्होंने 1-1 सेल करी, 10 होंगे जिन्होंने 2-2 सेल करी, 30-40 होंगे जिन्होंने 3 सेल्स करी। तो अगर एक दिन में 100 सेल्स आनी थी तो उस स्पिफ से हुआ ये कि 100 की जगह वो 350-400 सेल्स हो गई। 350-400 में से कोई 50-60 तो जेन्युइन ही निकल आएंगे, 50-60 उसमें से जेन्युइन निकल आएंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने अर्न कर लिया। तो उसमें से अगर 50,000 रुपए दे भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आलम, मुझे एक बात बताइए कि एक बच्चा है, एक लड़का है, तो वो कॉल सेंटर में काम करना चाह रहा है, तो कौन कौन सी चीजों को भाई वो मद्देनजर रखे कि यार इस जगह पे काम नहीं करो, यहाँ मसले मसाइल हो सकते हैं? देखें, आप कहीं पे भी जा रहे, देखें ऑब्वियस सी बात है, एक फ्रेशर जब वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आता है तो वो इतनी सारी चीजों का ध्यान नहीं रखता। ये अब जाके हमें भी जो है वो तकरीबन समझे इंडस्ट्री में 5-6 साल काम करने के बाद समझ में आया था कि किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फ्रेशर जो है वो उस चीज पे ध्यान नहीं रख पाता। तो सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि आप जिस कॉल सेंटर में जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वो लिस्टेड है या नहीं है। सॉफ्टवेयर बोर्ड से वो लिस्टेड है नहीं है, वाइट आईपी उनके पास है नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें वो इंटरव्यू के दौरान होता है, इंटरव्यू में झिझकते हैं लोग, नहीं पूछते कि भाई कब जॉब मिल जाए बस, वो लोग नहीं पूछते। मगर अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि चाह रहा है कि भाई मैं जाऊं ही सही जगह पे, तो वो उनसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सर मुझे आप ये बताएं आप लिस्टेड है नहीं है, आपकी वाइट आईपी है नहीं है। अगर उनके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो आपको शो कर देते हैं, यू आर रेडी टू गो। वो ये चीजें वेरीफाई कर लें, जैसे आपने बताया वाइट लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है कॉल सेंटर वगैरह, सही से। अच्छा अब आलम, लोकल स्कैम्स पे आ जाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में भी स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का स्कैम है। तो इससे किस तरीके से हम लोग कैसे बचें भाई? देखें, जहां पे भी मनी इन्वॉल्व हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस आते हैं हर किसी को कि जो है वो किसी भी अननोन नंबर से किसी को जो है वो पैसे ट्रांसफर ना करें। या अगर आपको कोई कॉल भी कर रहा है, अगर बिलफर सलमान जो है वो आपको मैसेज करके बोलता है कि आलम मुझे जो है वो इतनी अमाउंट की जरूरत है। अब सलमान और आलम दोस्त हैं, आलम ने बोला सही है मैं कर रहा हूं, आलम ने वेरीफाई नहीं किया, आलम ने सलमान को पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब अगर जो है वो सलमान नहीं हुआ, कोई और हुआ, तो वो आलम को स्कैम कर गया। 20,000 रुपए उसने फॉर एग्जाम्पल वो ले लिए। अब मेरी जो मैंने डिटेल्स अपनी भेजी, ऑब्वियसली बात है मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, मेरा अकाउंट नंबर वगैरह सब उसके पास शो हो रहा है, तो वो उस अकाउंट नंबर से मुझे स्कैम कर सकता है इन फ्यूचर। उस वक्त तो उसने कर लिया मुझे स्कैम। तो लोगों को सबसे पहली बात यह है कि कोई भी लिंक आ रहा है अननोन नंबर से, उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं आपका मोबाइल जो है वो उनके कब्जे में आ गया। वो बेशक उसको उस वक्त ना यूज करें कि आपके पास अभी लिंक आया और आपने क्लिक किया और देखा,
तो उस वक्त आपका मोबाइल हैंग नहीं हुआ, ना हैक हुआ। वो हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आपका नंबर आया तो वो आपको फिर वो स्कैम कर सकते हैं। अच्छा, आपका मैंने जहां तक आलम नोट किया है ना कि हम तो फिर भी थोड़े बहुत स्मार्टनेस है हमारे अंदर थोड़ा, हमें पता है कि यार लिंक आ रहे हैं या फिर कोई कॉल कर रहे हैं किसी को। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको वो बड़े मुश्किल जनरेशन है, बड़ा इजीली टारगेट हो जाता है। अभी रिसेंटली ना मेरे अब्बू के पास ना एक व्हाट्सएप पे यही जो लिंक वाली बात है, एक लिंक आया कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट में नाम आ गया है और आप इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे क्लिक करा, बिल्कुल सेम वेबसाइट थी बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसी। अच्छा, अब्बू ने मुझे भेजा कि यार ये वेरीफाई करो, मेरा नाम आ गया। मैंने बोला अब्बू आप चले भी नहीं जाइएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं आया है नाम, आप मुझे दिखाएं। तो मैंने देखा बिल्कुल बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसी वेबसाइट है, सेम क्लोन बना हुआ है और नीचे एक नाम लिखा हुआ है कि फलाना साहब से राब्ता करें तो वो आपको फर्दर गाइड करें। देखिए, तो इस नौयत का स्कैम चल रहा है। और अब अब्बू का नंबर पता नहीं कैसे, अच्छा अब्बू के पास बड़े स्कैम आते हैं कि आपका बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से आईफोन निकला है, आप अपना इनाम ले लें। इस तरीके से हमारे अब्बू के पास बहुत आते हैं मैसेजेस। देखें, तो ये अच्छा, ये मेरा नहीं है, हम आप अगर व्यूअर्स भी ये देख रहे होंगे ना, तो ज्यादातर पेरेंट्स जो है ना, मतलब जो एक जनरेशन ऐसी है जो इतने ज्यादा वो नहीं है कि टेक सेवी जिसे आप कहने नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक यूजर हैं इंटरनेट के, तो वो ज्यादा इसको बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं इसमें। देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी ना, जब आपने लीड्स की मुझसे बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि लीड जो जनरेट होती हैं उसमें कैटेगरी होती है कि वेल्दी कस्टमर, अच्छा सही है, टीनेजर, सही है, या फिर आप आ जाएं अडल्ट की तरफ, या आप आ जाएं एजेड की तरफ। कैटेगरी वाइज जो वो है वो अब्बू ना करते रहते हैं, कोई भी लिंक आते हैं ना वो अपना नंबर देते रहते हैं। तो अब आपके पास वो देखें बहुत सारे वो आते हैं आपके पास फेसबुक वगैरह के थ्रू भी जो है वो लिंक्स आते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर स्पिन का ऑप्शन होता है। बिल्कुल फिर वो आता है कि आप ये 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दें, तो उसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स वगैरह भर रही है, वहां से आपकी डिटेल्स जो है वो लीक हो जाती है। आपको फ्री बोनस मिला है, आपको ये मिला है, सही सही सही। फिर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हैं, आप वहां पे अपना डेटा दे रहे हैं, कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं आप वहां अपना डेटा दे रहे हैं, वो आपसे नंबर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डेटा कहीं पे भी लीक हो सकता है। मेजर्स क्या ले आवाम कि यार मैं स्कैम से बच सकूं? स्कैम से बचने, देखिए कोई भी आपको ना फ्री में कोई चीज नहीं देता है, ये चीज अपने दिमाग में डालने की, अगर कोई फ्री में मिल रहा है तो वो सही सीधा नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में कोई भी फ्री में आपको कोई चीज नहीं देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गिफ्ट निकला भी है तो वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप फना लिंक पे क्लिक कर दें, आप यहाँ पे क्लिक करें, या आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दें, या आप फना बंदे से कांटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप केयर फोर्स चले जाएं कि केयर फोर्स में आपने कुरानदाजी में अपना नंबर वहां पे दिया, आपका नाम वहां पे मौजूद है। अब आपके पास जो सिर्फ कॉल आएगी वो कॉल ये आएगी कि सर हम केयर फोर्स से बात कर रहे हैं और आपने कोई कुरानदाजी में जो है आपने अपना नंबर हमें दिया था, तो आप वो जीत चुके हैं, तो आप काइंडली तशरीफ ले आए। अब आप खुद फिजिकली जो है वहां पे प्रेजेंट है, आप उनको अपना कूपन वगैरह देंगे, और अगर आपने वो किया होगा फिल आउट तब, अब आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट से कॉल आ रही है कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो है आपका वो नाम आ गया। जब आपने फिल आउट ही नहीं किया तो नाम कैसे आ गया? तो थोड़ा सा लोगों को कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मर्द को नाम आ रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट से, देखें आप इसमें बस इसमें मैंने आपको कहा ना कि टारगेट किया जाता है ऑडियंस को, कि एजेड लोगों को, लेडीज को, टीनेजर्स को, तो उसमें टारगेट किया जाता है। तो जहां पे आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, ग्रीड और फियर दो चीजें, या तो लालच देंगे या तो डराएंगे आपको कि यार आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आप ये कर लें। अभी मेरे ऑफिस में मेरा कोलीग है, उसकी वालदा के साथ हुआ कि उनके पास मैसेज आया, कॉल आई कि मैं फना बैंक से बात कर रहा हूँ और आपके अकाउंट में जो है ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है, इस बिना पे आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है, तो टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप ये चाहती हैं कि टेम्परेरी ब्लॉक हट जाए, ये ब्लॉक ना हो, तो काइंडली आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड हमें फॉरवर्ड कर दें ताकि फिर हम अपने सिस्टम में वो डाल के फिर आगे इसको प्रोसीड करें। वो ओटीपी था। अब जब उनके पास ओटीपी आया, वो ओटीपी उन्होंने दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक को, उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस को वो देख सकते हैं, उन्होंने पैसे उसमें से निकाल लिए।
मतलब बंदा कहाँ कहाँ तक बचेगा, इतने ऐसे आ रहे है। हैं ये बिल्कुल। अच्छा, ये लीड एक से दूसरे को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मैंने लूट लिया अब तुम लूट लो। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक के थ्रू कर रहा है तो वो बैंक वाले ने वो इस्तेमाल कर ली, लूट लिया उन्होंने, अब वो लीड जो है वो किसी और को दे देंगे कि भाई आप अच्छा, ये बेनजीर बड़े सपोर्ट स्पेसिफिक से भी कर होते लो। हैं। मेरे पास बकायदा तौर पे उसने कॉल करी है कि आपका यूबीएल में इस ब्रांच के अंदर अकाउंट है, इतने स्पेसिफिक भी होते हैं। उनके पास डिटेल्स होती हैं सारी। जब आप अपना कार्ड दे रहे हैं, आप स्वैप कर रहे हैं, तो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी तो उनके पास आ रही है ना, तो वो लीक होती हैं। तो उन्हें सब पता होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपकी देखिए, सिर्फ स्कैम जो है कॉल सेंटर के थ्रू नहीं है। और अब तो ये एआई का नया दौर आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा ने कॉल करी आपको, वो चाचा है नहीं, बंदे ने तस्वीर ली गाड़ी के साथ और चाचा का फेस स्वैप कर दिया कि बेटा मैं गाड़ी खराब हो गई है, 5,000 रुपए भेज दो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। एआई फेस स्वैप करके आपको भेज दी, वॉइस क्लोन करके बात कर ली। होता है, ऐसा भी हो रहा है। वो नहीं चल रहा आजकल के, वो कोई पुलिस वाला कॉल करता है कि आपके बेटे को हमने थाने में बिठा लिया है। ये भी एक स्कैम चल रहा है ना, कि अच्छा। हमें आपके बेटे को थाने में बिठा लिया है और वो बेटा आपका कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया, अब आप इतने पैसे भेज दो हमें। तो पुलिस उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होती है, ये स्कैमर्स ही हैं स्कैमर्स ही हैं, ये सारे स्कैम ही कर रहे होते हैं, तरह तरह के तरीके आते हैं। अभी रिसेंट आपने ये देखा होगा कि वो जो एक मैंने अभी जिक्र भी करा था, ये अरमगान आमिर के, अरमगान का और मुस्तफा का आमिर का जो मर्डर केस हुआ था, तो उसके अंदर भी एक कॉल सेंटर के बहुत बड़ा वो हुआ था। वो एक कॉल सेंटर चला रहे थे, तो अब वो वल्लाह आलम वो इंटरनेशनल था, ये लोकल था। लेकिन आप ये देखें कि किस एज ग्रुप के लोग इस काम में लगे हुए हैं। और लाजमी बात है ना, जब एक हेल्थी अमाउंट आ रहा है और एक नौजवान को जो है वो अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, उसके लिए तो इजी मनी है। वो फिर वो उसमें लगा रहता है, उसके पर लगे रहते हैं। ट्रैप में आ जाता है वो एक दफा साइकिल में चलता कहते हैं रहता ना, है। वो कहते हैं ना खून मुंह लगना, हाँ हाँ वो वाली कहानी है। हाँ, एकदम से इतना पैसा दिखने लग गया, फिर बंदे की मोरालिटी जमीर सब बिल्कुल दब जाता है। बंदा बोलता है कि यार अब तो जो है वो यही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमें मेहनत नहीं फिर शॉर्टकट ही है। सही सही सही। नहीं आलम, आलम थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि भाई अपने आप को सिक्योर कैसे करें और क्या क्या स्टेप्स है, जल्दी से रैप अप करें इस चीज को, कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे भाई ये चीजों से आप नहीं करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई कॉल करके जो है वो स्कैम कर रहा है, तो आप कॉल के ऊपर किसी भी कॉल पे जो है वो कान ना धरें। सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बेटा बन के, भाई बन के, या आपकी वाइफ बन के वो कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे कि भाई मुझे इतने अमाउंट की जरूरत है, वो आपको कॉल कर रहे हैं मगर आपने अभी तक कॉल करके हमसे नहीं पूछा, दोबारा कॉल करें, पूछें। और बहुत दफा ऐसा भी होगा कि नंबर जब अगर हैक हुआ है तो वही कॉल उठाएं और फिर वही आपसे बात करें। उस सूरत में जो है बहुत सारे लोग जो है वो स्कैम हो जाते हैं। वीडियो कॉल कर लें। वीडियो कॉल देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एआई जो है, एआई के थ्रू जो है आप फेस स्वैप करके, आप वो वीडियो कॉल के ऊपर भी फेस स्वैप करके तो आ सकते हैं ना। तो अगर भाई घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपको पैसों की ज्यादा इतनी नीड है, आपको मिल जाएंगे पैसे, आप घर आ जाएं, घर आके फिर ले जाएं। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बात है ना कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पैसे खत्म हो गए तो भाई आप बोल दे भाई रिक्शा करके घर आ जाओ, घर आके पैसे दे देना। बात सारी वही है कि थोड़ा सा ना लोगों को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी आसानियां हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो हर्डल्स भी हैं, स्कैम्स भी हैं। तो ये सारी चीजें साथ में, तो थोड़ा लोगों को जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई पैसा खत्म मतलब हो भी गए। क्रेडिट कार्ड अपना शेयर नहीं करें, ये सारी जो बेसिक स्टेप्स हैं सारी। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, अपनी नंबर डिटेल्स आप कोशिश करें कि वो हर जगह पे शेयर ना करें, हर जगह पे आप अपनी जो है वो डिटेल्स ना दें। पहली ये, दूसरी ये कि अगर आपके पास कोई कॉल वगैरह भी आती है तो कॉल्स पे जो है वो कान ना धरें और ट्रांजैक्शंस ना करें। तो आलम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। व्यूवर्स को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। वैसे व्यूवर्स बस यही है कि ये एक आजकल बड़ा हमारे इदारे एक्टिव हुए हैं और होना भी चाहिए कि एक इंडस्ट्री है जिसको एक बड़ा ज्यादा मिसयूज और अब्यूज किया जा रहा है। एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, एक इंटरनेशनल रेमिटेंस इससे बहुत अच्छी आती है पाकिस्तान के अंदर, और ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑर्गन है एक सोसाइटी का कॉल सेंटर।
लेकिन अगर लीगल वे में चला जाए, अब पहले तो ये इंटरनेशनल क्राइम्स करते थे, इलीगल कॉल सेंटर स्कैमर्स जो थे, अब ये हल्के हल्के बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो गए हैं लोकल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। तरह तरह के स्कैम्स के तरीके आ गए, तरह तरह की कॉल्स आ गई हैं। तो व्यूअर्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर रखें इन सारी चीजों से। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करें, अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करें, नंबर हो गया या फिर अपनी वालदा का नाम हो गया, जो कोड डिटेल्स हो गया, अपना एनआईसी हो गया, और खास तौर पे अपने पेरेंट्स के मोबाइल से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनको इतनी आईटी या टेक की समझ नहीं है, उनके मोबाइल फोन से फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें कि लिंक अप ना हो पाए, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लिंक आ जाए जो ऑटो लॉगिन के ऊपर आ जाए या फेस डिटेक्ट से। जिस तरह आजकल मोबाइल के अंदर पास कीज होते हैं, कि जिस तरह फेस रिकग्निशन से एक लिंक आया, लिंक से डायरेक्ट फेस रिकग्नाइज हुआ और वहां पे कोई ट्रांजेक्शन लग गई। तो इस किस्म की मोबाइल एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये स्कैमर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। हम 3 तरीके या 10 तरीके डिस्कस करेंगे तो ये 11वें तरीके से स्कैम करेंगे। बस यही है कि कीप योर सेल्फ विजिलेंट, बहुत ज्यादा देखभाल के लिंक्स के ऊपर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स शेयर ना करें। कोई ऐसे कि भाई कहीं जा रहे हैं तो कोई कुरानदाजी हो रही है तो उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी और बस थोड़ी चीजों की लालच के लिए आपने पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये लीड्स बिक रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएं खाना खाने, तो हमेशा रेस्टोरेंट वाले को बोलें कि यार जो मशीन होती है ना, वो मेरे पास लेके आओ, मेरे सामने, मैं अपने हाथ से स्वैप करूंगा या फिर तुम मेरे सामने स्वैप करना। क्योंकि एक मशीन भी एक आती है, स्पूफिंग की मशीन होती है, आपने अक्सर देखा होगा, जो कि बैंक के एटीएम कार्ड से भी अक्सर निकाली जाती है। वहां भी लोग स्कैमर्स जो है वो उस मशीन को लगा देते हैं, जो कि आपकी कार्ड डिटेल को कैप्चर करके और दूसरा कार्ड बना लेते हैं। इसको कार्डिंग के नाम से पहचाना जाता है स्कैमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी हो जाता है कि आपकी जो डिटेल्स है ना, दूसरे कार्ड में डाल दी और फिर उस कार्ड को स्वैप करने लग गए। तो आप अपने कार्ड को किसी के हवाले ना करें, और अगर करें भी तो अपने सामने चार्ज करवाएं। किसी पेट्रोल पंप पे जाएं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार हम अपनी नजरों के सामने कार्ड को चार्ज करवाएंगे। अपना नंबर शेयर ना करें और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को। और खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो अपना थंब इंप्रेशन आपका होता है, आपका थंब इंप्रेशन समझ लें आपकी पहचान है, इस थंब इंप्रेशन को कहीं भी ना दें। जो भी कहीं इन अ सेंस कि कोई जिस तरह गवर्नमेंट का इदारा हो गया, नादरा हो गया, या फिर कोई मोबाइल की जो सेलुलर कंपनी की ब्रांच है, वहां तो आप दें कि जाहिर सी बात है आपका काम है। लेकिन ऐसे जैसे चलते फिरते जो आपसे नहीं कि आप सिम ले लो और अपना थंब लगवा दो, हम आपको सिम दे रहे हैं, तो इन जगहों के ऊपर अपना थंब ना दें। ये बहुत इजी है थंब का क्लोन बनाना, कि अगर आप प्रिंट भी कर देंगे कागज के ऊपर अपने थंब इंप्रेशन को, तो वो भी आपका रीप्रिंट हो सकता है। वो एक रबड़ की वो बन जाती है, एक सील टाइप, तो उसके अंदर बिल्कुल आपके थंब की तरह आ जाता है। फिर थंब से क्या होता है कि आपके नाम पे सिम निकल जाएगी, और सिम निकल जाएगी तो फिर वही आपका डाटा चला गया, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके नाम से किसी ने सिम निकलवा ली थंब लगवा के, या कुछ भी करवा दिया, गॉड फॉरबिड कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी चीज करवा दी जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सके। तो इन चीजों से मोहतात रहें, इन चीजों का एहतियात करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह लाजमी शेयर कहीं ना करें ऐसी जगह पे जो कि अनऑथराइज किसी बंदे के पास जाके आपने डिटेल शेयर कर दिया। फिर कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं तो आपने वहां पे अपनी डिटेल शेयर कर दी। तो जितना ज्यादा आप अपने आप इस चीजों का एहतियात करेंगे तो आप इन स्कैम्स से बच सकेंगे, और बिल्कुल बचना भी चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल लॉस होता है, और फिर सबसे ज्यादा एक मेंटल स्ट्रेस होती है कि यार देखो हमारे साथ स्कैम हो गया। मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनके साथ मोस्टली मेरे ख्याल में यार 10 में से 4 या 5 बंदों के साथ स्कैम हो चुका होगा। और अगर स्कैम ना भी हुआ हो तो कम से कम उन्होंने कहीं ना कहीं फेस जरूर किया होगा, कोई ना कोई उनके पास स्टोरी लाजमी होगी। तो आप कमेंट में भी बताइएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ हो तो आप कमेंट में शेयर करें, ताकि और देखने वाले व्यूअर्स भी उन चीजों को लेके मोहतात रहें। तो व्यूअर्स कमेंट करके हमें बिल्कुल अपनी स्टोरीज भी शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम वगैरह कभी हुआ हो या किसी जानने वाले के साथ हुआ हो, ताकि और दूसरे देखने वाले अपने आप को उस जगह से अपने आप को सेफ कर सकें।
सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने एक बनाने की कोशिश की कॉल सेंटर स्कैम्स को रिलेटेड लेके, या फिर जो लोकल स्कैम्स चल रहे हैं उसको उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया आपका।